गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब। कल की क्लास में हमने पढ़ा था वास्तविक संख्याओं के बारे में, जिसकी क्लासें कल पूरी हो गई थी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अध्याय 2, जिसका नाम है बहुपद, जिसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल भी कहते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुपद कक्षा 9 में आपने पढ़ा था एक चर वाला रैखिक बहुपद, जिसमें x की अधिकतम घात 1 होती थी, x प्लस 2। इसमें x की अधिकतम घात 1 है। ये एक रैखिक बहुपद है। x जिसे चर कहते हैं और जो 2 है उसे अचर कहते हैं। ये चर पद और ये अचर पद। गणित में कोई भी ABCD की संख्या अचर होती है और जो भी गणितीय अंक होते हैं वो अचर होते हैं। और बहुपद के एग्जाम्पल लेते हैं। x² प्लस 3x प्लस 5, ये भी एक बहुपद है। इसमें चर की अधिकतम घात है 2, तो ये 2 घात का बहुपद है। x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 6, इसमें चर x की अधिकतम घात 3 है, तो ये 3 घात का बहुपद है। अब हम पढ़ते हैं एक घात के बहुपद को क्या कहते हैं। एक घात का बहुपद जैसे x प्लस 2 है, x प्लस 3 है, x प्लस 5 है, y प्लस 2 हो सकता है, u प्लस 3 हो सकता है, x y u कुछ भी हो सकता है, v s h कुछ भी हो सकता है। ये सभी एक घात के बहुपद में x की अधिकतम घात 1 है और यहाँ पे y की अधिकतम घात 1 है, मतलब चर पद है, चाहे कोई भी हो, उसकी अधिकतम घात 1 है, तो ये एक घात का बहुपद है। अब हम देखते हैं कि एक घात के बहुपद को क्या कहते हैं। एक घात के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद, एक घात के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। अब देखते हैं 2 घात के बहुपद को क्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं x² प्लस 2x प्लस 3, इसमें x की अधिकतम घात 2 है, तो ये 2 घात का बहुपद है। ax² प्लस bx प्लस c, a की जगह कोई भी संख्या आ सकती है, 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है, b की जगह कुछ भी आ सकती है। ये एक द्विघात समीकरण बोलते हैं इसको। जिसमें 2 घात होती है उसे द्विघात बहुपद, जिसमें चर x की अधिकतम घात 2 है। 2 घात वाले को द्विघात बहुपद कहते हैं। अब 3 घात वाले बहुपद देखते हैं। तीन घात वाले बहुपद जिसमें x की अधिकतम घात 3 होगी, जैसे 3x का क्यूब प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 7, इसमें x की अधिकतम घात 3 है, तो ये 3 घात का बहुपद है, जिसे हम त्रिघात बहुपद भी कह सकते हैं, या त्रिघात की इक्वेशन या त्रिघात की समीकरण। अब देखते हैं कि कौन कौन से बहुपद होते हैं, कौन कौन से नहीं होते। जैसे x प्लस 1, ये एक रैखिक बहुपद का उदाहरण है। x² प्लस x प्लस 2, ये द्विघात समीकरण का उदाहरण है या द्विघात बहुपद का उदाहरण है। x³ प्लस 3x², ये त्रिघात बहुपद है। 1/x प्लस 2, इस प्रकार के बहुपद नहीं होते, क्योंकि जब भी हम बहुपद में शून्यक निकालेंगे, जो हम आगे वाली कक्षा में पढ़ेंगे, बहुपद के शून्यक निकालेंगे, तो हम बहुपद को 0 के बराबर रखते हैं। अगर इसको हम 0 के बराबर रखेंगे तो 1/x प्लस 2, x प्लस 2 1 के भाग में है, बराबर के दाईं ओर जाएगा तो ये 0 के बराबर बन जाएगा, तो इक्वेशन बनेगी 1 बराबर 0, जो संभव नहीं है। इसलिए 1/x प्लस 2 या 1/x² प्लस कुछ भी हो सकता है, 1/x² प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0, इस प्रकार के बहुपद नहीं होते हैं। और √ का x प्लस 3, इस प्रकार के बहुपद भी नहीं होते। हमेशा x के ऊपर
1, 2, 1 से लेके अनंत तक, मतलब x के ऊपर या चर पद के ऊपर हमेशा प्राकृत संख्या की घातें होगी। प्राकृत मतलब n का मान हमें 1 से लेके अनंत तक लेना है। यहाँ पे x के ऊपर घात है 1/2, जो एक प्राकृत संख्या नहीं है, तो इस प्रकार के बहुपद संभव नहीं है। अब हम पढ़ते हैं रेखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। रेखिक बहुपद का व्यापक रूप मतलब कोई भी रेखिक बहुपद है उसका एक व्यापक रूप होता है या मानक समीकरण होती है। क्या होती है? ax प्लस b बराबर 0। ये एक रेखिक बहुपद का व्यापक रूप है। फिर पढ़ते हैं कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप देखना है। व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c बराबर 0। ये होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। फिर हम पढ़ते हैं त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप होता है ax का क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0। अगर हमें n घात के बहुपद का व्यापक रूप बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। अब हम देखते हैं कि n घात के बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। n घात के बहुपद का व्यापक रूप, पहले हमने पढ़ा कि रेखिक बहुपद का व्यापक रूप, फिर द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, फिर त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। फिर हम देखते हैं कोई भी घात हो या मतलब n घात हो सकती है, n की जगह 1, 2, 3, 4 कुछ भी मान हो सकता है। n घात के बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, तो हम लिखते हैं ax की पावर n प्लस bx की पावर, एक घात कम करते जाते हैं, n है तो n माइनस 1, फिर cx की पावर n माइनस 2, फिर प्लस dx की पावर n माइनस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, कोई भी यहाँ पे लास्ट में अचर पद होगा, उसके बाद में अचर पद, उसके बाद में 0। ये होता है n घात के बहुपद का व्यापक रूप। क्या होता है व्यापक रूप? ax की पावर n प्लस bx की पावर n माइनस 1, यहाँ पे घात n है, एक एक घात कम करते जाओ, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, लास्ट में आएगा आपका अचर पद। जैसे हमने n बराबर 2 लिया तो यहाँ पे 2, फिर n का मान फिर 1 हुआ, फिर लास्ट में अचर पद। तो ये हो गया आपकी n घात के बहुपद का व्यापक रूप। अब आपकी किताब में पेज नंबर 14 पे एक इक्वेशन दे रखी है, px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ये कोई समीकरण है जो कितने घात का है? 2 घात का द्विघात बहुपद है, इसमें x की अधिकतम घात 2 है। मान लो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है x बराबर 2 पर मान निकालो, तो x बराबर 2 पर मान निकालते हैं। इक्वेशन आपको दे रखी है जिसे हम इक्वेशन 1 दे देते हैं, तो x की जगह हमें 2 रखना है। जैसे p x की जगह 2 रखो तो मान क्या आएगा? x की जगह 2, तो 2 का स्क्वायर, फिर माइनस 3 है, फिर x की जगह 2 रखना है, फिर माइनस 4, फिर क्या मान आएगा? 2 का स्क्वायर 4, माइनस 3 गुणा 2 6, माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हो गए, मान आया माइनस 6। फिर x बराबर 0 पर मान निकालते हैं, तो x का मान 0 रखने पर
क्या मान आएगा, x का मान 0 तो 0 का स्क्वायर, फिर माइनस 3 गुणा 0 फिर माइनस 4, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 3 गुणा 0 0, इससे बचा -4। तो p बराबर 0 या x का मान 0 रखने पर क्या मान आया, 4। मान लो x की जगह कोई भी मान दे, वो x बराबर इस बहुपद का मान कहलाता है। जैसे x बराबर 2 पर बहुपद का मान क्या है, तो हमने सिर्फ सोल्व किया कि x बराबर 2 पर बहुपद का मान -6 है। अब मान लो क्वेश्चन में पूछ ले कि x बराबर 0 पर बहुपद का मान क्या होगा, तो x बराबर 0 पर बहुपद का मान -4 होगा। फिर x बराबर मान लो अपने मन से 3 ले लो, 3 रखते हैं, देखते हैं x बराबर 3 पर बहुपद का मान क्या आता है। बहुपद का मान निकालते हैं, x के 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर, फिर -3 गुणा 3, x का मान 3 रख दिया, फिर -4। तो x बराबर 3 पे क्या मान आएगा, 3 का स्क्वायर 9, फिर -3 गुणा 3 9 -4। तो x का मान 3 रखा तो बहुपद का मान क्या आएगा, प्लस के 9 माइनस के 9 कैंसिल हो गए, पीछे बचे -4। तो मान लो x बराबर कोई भी संख्या पूछे कि x बराबर 2 पे क्या मान होगा, 3 पे क्या मान होगा, 0 पे क्या मान होगा, तो x का मान हम समीकरण में रखेंगे और मान आपका आ जाएगा। एक और उदाहरण ले लेते हैं, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर क्या मान आएगा, तो देखते हैं x का मान 1 रखा तो 1 का स्क्वायर, फिर -3 गुणा 1 फिर -4 बराबर 1 का स्क्वायर 1, -3 गुणा 1 3 -4। तो x बराबर 1 में मान आया -3 और -3, -3 और -4 माइनस के साथ तो 1 -7, तो क्या मान आया, -6। तो x बराबर कोई भी मान दे रखा हो सकता है, हम वो मान इस समीकरण में रखेंगे और बहुपद का मान आ जाएगा। अब इक्वेशन में x का मान -1 रख के देखते हैं क्या मान आएगा, x बराबर -1 पे, तो x का मान -1 रखो, -1 का स्क्वायर, -3 गुणा -1 -4, इसको सॉल्व करते हैं, -1 का स्क्वायर -1 गुणा -1, कोई भी संख्या स्क्वायर में है, जैसे a स्क्वायर है उसको हम लिखते हैं a गुणा a की जगह -1 है तो -1 गुणा -1, माइनस गुणा माइनस प्लस, वो 1 गुणा 1 1, मतलब -1 का स्क्वायर प्लस का 1, फिर माइनस गुणा माइनस प्लस होता है तो प्लस 3 गुणा 1 3 और माइनस के 4, तो क्या मान आया 1 + 3 4 माइनस के 4, क्या मान आया 0। मतलब हमने x का मान माइनस लेके लिया तो बहुपद का मान आया 0। और अब देखते हैं x बराबर 4 पे बहुपद का मान क्या आता है, तो p x का मान रखते हैं 4, तो आएगा 4 का स्क्वायर -3 गुणा 4 माइनस के 4, 4 का स्क्वायर 16 -3 गुणा 4 12 माइनस के 4, फिर 16 माइनस के 12 और माइनस के 4 कितने हुए माइनस के 16, तो 16 - 16 बराबर 0। तो x का मान 4 लिया तो क्या मान आया 0, और यहाँ पे x का मान -1 लिया तो भी मान क्या आया 0, दोनों में मान आ रहा 0। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि x बराबर -1, s बराबर -1 और x बराबर 4 बहुपद px बराबर x² - 3x - 4 लिख सकते हैं। x² - 3x - 4 बराबर 0 के शून्यक हैं। हमने x बराबर -1 रखा तो बहुपद का मान आया 0, और x बराबर 4 रखा तो भी बहुपद का मान आया 0। मतलब x बराबर -1 और 4 बहुपद x² - 3x - 4 बराबर 0 के 2 शून्यक हैं। ये शून्यक बोल सकते हैं या इनको मूल भी बोल सकते हैं। कैसे पता चलेगा, मान लो क्वेश्चन में दे रखा हो ये इक्वेशन, आपको मूल निकालने हैं, वो हम आगे वाली कक्षा में चर्चा करेंगे।
अगर मूल है तो जांच कीजिए। जैसे इक्वेशन ये लिखो वापस, x² माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0। आपको पता करना है कि x बराबर -1 और 4 इस इक्वेशन के मूल है या नहीं है। कैसे पता चलेगा? x बराबर -1 मान रखो तो -1 का स्क्वायर -3 गुणा -1 -4 बराबर 0। अभी देखा था -1 का स्क्वायर क्या होता है? प्लस का 1, माइनस गुणा माइनस प्लस 3 गुणा 1 3, फिर माइनस के 4 बराबर 0। तो क्या माना या 0 बराबर 0। मतलब हमने x बराबर -1 रखा, जो बहुपद था x² माइनस 3x माइनस 4, उसको x बराबर -1 रखने पर यह समीकरण संतुष्ट हो रही है। दोनों साइड बराबर 0 आ गए, तो मतलब x बराबर -1 इस बहुपद का एक शून्यक है। यह बहुपद दो घात का बहुपद है, तो ये द्विघात इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। तो द्विघात मतलब x की अधिकतम घात 2 है, तो बहुपद के अधिकतम घात 2 होंगे। अब हम देखते हैं कि मूल या शून्यक कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं रैखिक बहुपद के मूल कैसे निकालते हैं। रैखिक बहुपद जिसकी मानक समीकरण क्या होती है? ax प्लस b बराबर 0। जिसमें x का मान निकालो तो ax प्लस b दाईं ओर जाएगा तो -b, फिर x बराबर -b, a दाईं ओर जाएगा तो भाग में b के, तो x का मान क्या आया? -b बटा a। तो आपको रैखिक बहुपद दे रखा होगा या रैखिक इक्वेशन दे रखी होगी ax प्लस b के रूप की, तो आप b क्या है? b है अचर पद, b अचर पद बटा a क्या है? a है x का गुणांक। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं x प्लस 3 बराबर 0, तो इसका मूल निकालते हैं। मूल निकालने के लिए x बराबर बार माइनस है, अचर पद क्या है? 3, और x का गुणा क्या है? x का गुणा 1 है, तो x बराबर क्या आया? -3। मतलब x बराबर -3 रैखिक बहुपद x प्लस 3 का एक मूल है। x बराबर -3 इसका मूल है या नहीं, कैसे चेक करते हैं? x का मान -3 है, इस समीकरण में रखते हैं, तो x का मान -3 प्लस 3 बराबर 0, तो क्या हुआ? 0 बराबर 0, मतलब सत्य है। मतलब x बराबर -3 इस समीकरण का एक मूल है। रैखिक बहुपद ax प्लस b के रूप का होता है, जहाँ x का मान -b बटा a। b क्या है? अचर पद, b है अचर पद और a है x का गुणांक। अगर हमें मान निकालना है तो माइनस अचर पद बटा x का गुणांक लिखेंगे, तो x का मान आ जाएगा। फिर हम पढ़ते हैं द्विघात बहुपद के मूल निकालना, मूल या शून्यक। द्विघात इक्वेशन क्या होती है, जिसका व्यापक रूप क्या होता है? हमने पहले पढ़ा है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पे a क्या है? a है x² का गुणांक, b क्या है? x का गुणांक, और c है अचर पद। तो द्विघात बहुपद दो घात की बहुपद समीकरण है। हमने इससे पिछले वाला क्वेश्चन किया था कि x² मतलब दो घात की बहुपद समीकरण है, जिसके ज़्यादा से ज़्यादा मूल होंगे 2। दो मूल कैसे निकालते हैं? माना मूल अल्फा व बीटा है। हमें ये तो पता है कि दो घात की बहुपद समीकरण है, तो इसके दो मूल होंगे। तो हमने माना मूल अल्फा व बीटा है, हमने एक मूल माना अल्फा और एक मूल माना बीटा। अब मूलों का योग, मूलों या शून्यकों का योग। अगर हमें दो शून्यकों का योग निकालना है और इक्वेशन दे रखी है, तो कैसे निकालेंगे? तो मूलों या शून्यकों का योग क्या है? मूल अल्फा व बीटा दे रखे हैं हमें, अल्फा प्लस बीटा, एक मूल अल्फा है दूसरा मूल बीटा है। कैसे निकालेंगे मूल? -b बटा a। फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a। आगे विस्तार से लिखेंगे माइनस, फिर कोष्टक में b क्या है? b है x का
गुणांक, x का गुणांक बटा a है एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर हमें कह दे कि मूलों का गुणनफल ज्ञात करो तो हम कैसे निकालेंगे? मूलों या शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल अल्फा गुणा बीटा। यहाँ पे डॉट लगा रखा है, गणितीय भाषा में डॉट का मतलब भी गुणा होता है। यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं है, अल्फा बीटा लिखा है तो भी अल्फा गुणा बीटा लिखा है। यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अल्फा बीटा बराबर क्या होता है? सी बटा ए। फॉर्मूला होता है सी बटा ए। सी क्या है? सी है अचर पद, सी है अचर पद और ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आपको कोई भी द्विघात समीकरण दे रखी होगी तो उसके द्विघात समीकरण है तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 मूल होंगे। तो माना मूल अल्फा व बीटा है तो हमें पूछे कि शून्यकों का योग क्या होगा या मूलों का योग क्या होगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। माइनस बी क्या है? एक्स का गुणांक। जो एक्स के गुणा में होता है वो होता है एक्स का गुणांक। फिर बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणा, एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है? ए है, तो एक्स स्क्वायर का गुणा ए, तो यहाँ पे हमने ए लिखा। फिर शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुणा बीटा, अल्फा बीटा बराबर क्या होता है? सी बटा ए। सी क्या दे रखा है? अचर पद बटा ए, ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हमने मूला का योग और गुणनफल के 2 फॉर्मूले लिखे जिसका प्रयोग आगे आने वाली प्रश्नावली में होगा। अब हम पढ़ते हैं बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, मतलब ग्राफ के द्वारा बहुपद के शून्य का पता लगाएंगे। जैसे आपकी किताब में एक इक्वेशन दे रखी है y बराबर 2x प्लस 3। कक्षा 9th में ग्राफ बनाए होंगे आपने। कैसे इसकी एक सारणी बनाते हैं, x और y की एक सारणी बनाते हैं। इस प्रकार एक सारणी बनानी है आपको जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 पद ले लेते हैं। पद ले लेते हैं। x का मान -2, -1, 0, 1, 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2 तक ले लेते हैं। x का मान -2 लेने पर y का मान क्या आएगा? इक्वेशन नंबर 1 से निकालेंगे। लिखते हैं x बराबर -2 पर y का मान क्या आएगा? x बराबर -2 इक्वेशन में रखते हैं तो y का मान क्या आएगा? 2 गुणा -2 प्लस 3, तो y का मान आएगा 2 गुणा 2, माइनस के 2 है तो प्लस गुणा माइनस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस गुणा माइनस, माइनस 2 गुणा 2 4, फिर प्लस के 3, तो y का मान आया -4 प्लस 3 तो माइनस का 1। तो x बराबर -2 पर y का मान आया -1। x बराबर -2 पर y का मान -1। फिर x बराबर -1 पर देखते हैं y का मान क्या आता है। रखो y का मान, निकालते हैं y का मान। 2 गुणा x का मान -1 प्लस 3, y बराबर क्या मान है? 2 गुणा -1 माइनस के 2 प्लस 3, क्या मान आया? प्लस का 1। तो x बराबर -1 पे y का मान आया प्लस का 1। फिर x बराबर 0 पे मान चेक करते हैं। x बराबर 0 पे y का मान क्या आएगा? तो y बराबर 2 गुणा 0 प्लस 3, तो y का मान आएगा 2 गुणा 0, 0 प्लस 3 बराबर 3। तो x बराबर 0 पे y का मान आया 3। फिर देखते हैं x बराबर 1 पे y का मान क्या आता है। तो मान रखो x बराबर 1 प्लस 3, तो y बराबर 2 गुणा 1 2 प्लस 3, तो मान आया आपका 5। x बराबर 1 पे y का मान आया 5, x बराबर 1 पर y का मान 5। फिर x बराबर 2 पे देखते हैं। x बराबर 2 पर y का मान क्या आता है? 2 गुणा 2, x का मान 2 रखा
प्लस के 3, तो y का मान क्या आएगा, 2 गुणा 2 4 प्लस 3, तो y का मान आया 7। तो 2 बराबर x बराबर 2 रखा, तो y का मान आया 7। अब x और y में हमारी सारणी बन गई। x का मान -2 पे -1 पे 1 आया, 0 पे 3, 1 पे 5, 2 पे 7। अब हम इसका एक ग्राफ बनाएंगे। हम इसे एक नाम भी दे सकते हैं। मान लो ये आपके कितने बिंदु है, 1 2 3 4 5 बिंदु है। मान लो कोई भी बिंदु, जैसे इसको पहला नाम देते हैं ए, ये ए हो गया, ये बी, ये सी, ये डी, ई। ए बिंदु क्या हुए, मान लो कोई भी बिंदु लिखते हैं, बिंदु के निर्देशांक वो x, y में होता है। जब भी हम ग्राफ बनाते हैं x, y में बिंदु होता है, तो पहला बिंदु क्या आया x, y, पहले x का मान होता है फिर y का मान, तो x का मान -2 फिर -1, -2, -1, तो फिर b का मान क्या आया -1, प्लस का 1, c का मान 0,3। आगे निकालते हैं, d का मान क्या आया 1,5 और e का मान 2,7। पहले हमें तो हमेशा x आता फिर y, फिर मान लो कोई भी आपको दे, मान ले 5,7 है, इसमें पूछे x का मान क्या है, x का मान 5 है और y का मान 7। अब हम बिंदु आगे a b c d और e, इन बिंदुओं की सहायता से ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए दो रेखा खींचते हैं जो आपस में 90 डिग्री के कोण पे है। ये कोण 90 डिग्री का है और इस तीर का मतलब होता है ये ग्राफ आगे तक चलते जाता है। और ये जो रेखा है इसे बोलते हैं एक्स एक्स, एक्स अक्ष, और इसे बोलते हैं वाई अक्ष। एक्स अक्ष इस तरफ हमेशा पॉजिटिव होता है, एक्स मतलब प्लस या धनात्मक, एक्स इस तरफ होता है धनात्मक, मतलब एक्स का मान बाईं तरफ जाने पर धनात्मक और एक्स का मान दाईं तरफ जाने पर ऋणात्मक या नेगेटिव। यह है पॉजिटिव, इधर -x इधर +x, और ऊपर की तरफ प्लस का y होता है और नीचे की तरफ माइनस का y। जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो एक्स एक्स और वाई एक्स बनाते हैं, और जहाँ पे दोनों रेखाएं काटती है वो होता है 0, जिसे बोलते हैं मूल बिंदु। जो आपका 0 बिंदु होता है उसे बोलते हैं मूल बिंदु। और दाईं तरफ x का मान धनात्मक और बाईं तरफ x का मान ऋणात्मक, और ऊपर की तरफ y धनात्मक होता है और नीचे की तरफ y ऋणात्मक। अब हम इसका एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमें एक पैमाना मानना होता है, लेकिन हाँ हम यहाँ अंदाज से एक समान अंतराल में रेखा खींचते हैं। जैसे यहाँ पे एक बिंदु, 2 3 4 5 6, जितनी ये दूरी होती है उतनी को उतनी दूरी ये रखनी होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ले लेते हैं। उतनी को उतनी दूरी ये 0 से ये दूरी, 0 से ये दूरी सब बराबर होनी चाहिए, तभी आपका ग्राफ एकदम परफेक्ट बनेगा। इधर भी सेम मार्किंग कर लेते हैं हम। अब x इधर प्लस होता है, x का मान दाईं तरफ जाने तक प्लस, तो 0 1 2 3 4 5 6, और x दाईं तरफ नेगेटिव, तो 0 से इधर नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। y ऊपर की तरफ पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 6 7, और y नीचे की तरफ नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। -8 भी लिख सकते हैं। फिर कोई भी हम ग्राफ बनाते हैं तो ये 4 भाग मिलते हैं, फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड और फोर्थ, 1 2 3 4 भाग हो गए। ये भाग प्लस कोमा प्लस का होता है, मतलब यहाँ पे x भी प्लस पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव, x और y दोनों धनात्मक होंगे। इस तरफ x ऋणात्मक और y धनात्मक होगा। तीसरे खाने में x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, दोनों ऋणात्मक होंगे। और चौथे खाने में x धनात्मक और y ऋणात्मक होगा। अगर जैसे कोई भी आपको बिंदु पूछे कि -2, -2 कौन से भाग में आएगा, तो आपको पता होना चाहिए ये दोनों माइनस के हैं, तो कहाँ पे आएंगे? नंबर 3 में, यहाँ पे आएगा। अगर -2, -2 प्लस का है तो प्लस कोमा माइनस कहाँ पे आएगा? प्लस कोमा माइनस नंबर 4 में। तो इस प्रकार हम ग्राफ को समझ सकते हैं। अब हम ग्राफ पे ये बिंदु ए से लेके ई तक इस ग्राफ में रखते हैं और ग्राफ बनाते हैं, देखते हैं कैसा ग्राफ बनता है। बिंदु ए है आपका -2, -1, मतलब दोनों माइनस है, तो यहाँ पे आएगा x का मान -2 है, x का मान -2 और y का मान -1, y का मान -1, तो दोनों को मिला दो ऐसे डॉट डॉट डॉट, तो बिंदु आपका आया ये। इस बिंदु को नाम देते हैं ए। फिर दूसरा बिंदु बी कौन सा है? -1, प्लस का 1, x का मान -1 है, x का मान -1 और y का मान +1, y का मान +1, तो बिंदु आपका आया ये, जिसे नाम बी बिंदु। बिंदु सी कौन सा है? 0,3, x का मान 0, y का मान 3, x का मान 0, y का मान 3, 1 2 और 3, तो ये बिंदु है आपका, ये बिंदु है सी। और डी बिंदु क्या है? x का मान 1, y का मान 5, x का मान 1, y का मान 5, तो इसको डॉट डॉट करके मिला देते हैं। ये बिंदु है आपका डी। और ई बिंदु कौन सा है? 2,7, x का मान 2, y का मान 7, x का मान 2, y का मान 7, ये बिंदु है आपका ई। तो आपने 500 बिंदु ग्राफ में नोट कर लिए और उनको नाम दे दिया ए बी सी डी और ई। फिर इन 500 बिंदु को आपस में मिलाते हैं। हमने 500 बिंदु को आपस में मिलाया तो आप देख रहे हैं कि ये एक सीधी रेखा प्राप्त हुई, जो एक रेखा है, जो एक सीधी रेखा प्राप्त हुई। सीधी रेखा प्राप्त हुई मतलब ये ग्राफ 2x + 3 एक रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण है तो इसका ग्राफ एक सीधी रेखा बनेगा। और ये ग्राफ एक्स एक्स को कितनी बार काट रहा है? ये एक्स एक्स को एक बार काट रहा है। यहाँ पे कोई भी ग्राफ एक्स एक्स को जितनी बार काटे वो उसका शून्यक होता है। और ये ग्राफ कौन सा है? ग्राफ का नाम क्या है? y = 2x + 3। मान लो ये ग्राफ बनाया हमने 2x + 3 का, जो एक्स एक्स को एक बार काटा तो इसका शून्यक होगा 1। शून्यक कैसे निकालते हैं? x = -b/a। b क्या होता है? b होता है अचरपद। अचरपद है 3, a है 2, तो x का मान आया -3/2। जहाँ पे एक्स एक्स को ये ग्राफ काटा वहाँ पे x का मान है -3/2 और इस रेखा पर y का मान क्या होता है? 0। तो ये बिंदु कौन सा है? -3/2, 0। इस रेखा पर y = 0 होता है। इस रेखा पर y = 0 और इस रेखा पर x = 0 होता है। इस रेखा पर कहीं पर भी मान लो यहाँ पर, मान लो ये बिंदु पूछे आपको क्या है, तो क्या है? 0,-4। तो इस रेखा पर कहीं पर भी x का मान 0 होता है और इस रेखा पर कहीं पर भी y का मान 0 होता है। तो आपकी समीकरण है y = 2x + 3, जिसका ग्राफ हमने बनाया, जो x एक्स को एक बार काट रही है, जहाँ पर काट रही है उस बिंदु के निर्देशांक -3/2, 0 है। तो हमने ये ग्राफ बनाया। आज की क्लास में हमने बहुपदों के बारे में सामान्य जानकारी पढ़ी। कल की क्लास में हम
इसका विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।